हेलो एवरीवन, आई एम हर्षिता राठौर और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ लर्निंग टुगेदर पे। आई होप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत बढ़िया होंगे, बहुत ज़बरदस्त होंगे। आज की क्लास में हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे सिविक्स का प्रैक्टिस सेट जो है वो कर रहे थे। ऑलरेडी हमने काफ़ी सारे 9 to 8 है ना सेट जो है वो ऑलरेडी कवर कर लिए हैं। आज हमारा 10th सेट जो है वो रहने वाला है। आई थिंक हमने 9 सेट्स को कवर कर लिया है। 10th सेट जो है वो आज हम सॉल्व करेंगे यहाँ पे। और जितने भी मैं यहाँ पे आपसे क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगी, आप मुझे कमेंट करके बताना कि कितने क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं। ठीक है, हम क्लास को शुरू करेंगे, लेकिन क्लास को शुरू करने से पहले मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन है। आई एम हर्षिता राठौर, मेरी क्वालिफिकेशन है मास्टर्स प्लस यूजीसी नेट। मुझे 2 सालों का ऑनलाइन टीचिंग एक्सपीरियंस है। 1000+ स्टूडेंट्स को मैंने पर्सनली मेंटोर किया है और पॉलिटिकल साइंस मेरा एक्सपर्टीज का सब्जेक्ट है। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है हर्षिता मैम की पाठशाला, आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। ये मेरा पर्सनल टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पे आपको आपके ना एग्जाम से जुड़ी हुई सारी अपडेट्स जो है वो मिल जाती है। और ये हमारा कॉमन टेलीग्राम चैनल है लर्निंग टुगेदर, आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पे आपको हमारी क्लासेस की सारी अपडेट जो है, क्लासेस की फ्री लिंक वगैरह जो है, क्लासेस की प्लेलिस्ट वगैरह जो है वो सब आपको यहाँ पे मिल जाएगी। ठीक है, सो मेक श्योर कि आप दोनों ही चैनल्स को याद से ज्वाइन कर लो ताकि आपसे कोई भी अपडेट जो है वो मिस ना हो। हम शुरू करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। अब जितने भी सवाल आपके सही होते हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताना सब बच्चे कि मैम इतने क्वेश्चन हमारे सही हुए हैं। सबसे पहले सवाल पे चलते हैं। क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। निम्नलिखित में से किसका संबंध भारत के चुनाव आयोग से नहीं है। अब आपको ये क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, कहाँ पे नॉट लिखा हुआ है, कहाँ पे नॉट नहीं लिखा हुआ है, ये सारी चीज़ें आपको बहुत ही ध्यान से वहाँ पे पढ़नी है। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या पूछा है कि भाई इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से जुड़ा हुआ इनमें से कौन सा नहीं है। तो इलेक्शन कमीशन क्या होता है, आपका भारत के चुनाव आयोग कौन है, भाई वो आयोग है जो कि आपको चुनाव करवाते हैं। और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो किसके चुनाव करवाते हैं, ये आपके राज्य के और आपके केंद्र के चुनाव करवाते हैं। जो हमारे लोकल बॉडीज है, पंचायत और म्यूनसिपालिटी, क्या उसका चुनाव करवाते हैं? तो नहीं, आपका भारत के चुनाव आयोग जो है वो है ना म्यूनसिपालिटी और पंचायत का चुनाव नहीं करवाते हैं। उसके लिए हमारे पास में स्टेट है ना, स्टेट इलेक्शन कमीशन है। ठीक है, यानी कि राज्य चुनाव आयोग है वो आपके पंचायत के और म्यूनसिपैलिटी के चुनाव करवाते हैं। पर जो भारत के चुनाव आयोग है वो आपके सिर्फ और सिर्फ राज्य के और जो आपके केंद्र के है ना चुनाव होते हैं सिर्फ वो ही करवाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे पूछा है कि इनमें से कौन सा भारत के चुनाव आयोग से जुड़ा हुआ नहीं है। तो पहला बोला है कि चुनाव की अधिसूचना जारी करना, इशुइंग इलेक्शन नोटिफिकेशन, चुनाव चिन्ह का बंटवारा करना, एलोकेशन ऑफ इलेक्शन सिंबल, चुनाव की प्रारंभिक वैधता का है ना निपटारा करना, डिसाइडिंग द प्रिलिमिनरी वैलिडिटी ऑफ इलेक्शन, या फिर चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराना, कंडक्टिंग इलेक्शन पीसफुली। तो आपसे पूछा है कि इनमें से कौन सा जो है वो आपके चुनाव आयोग से जुड़ा हुआ नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है, इशुइंग इलेक्शन नोटिफिकेशन, यानी कि चुनाव की अधिसूचना जारी करना, ये चुनाव आयोग का, भारत के चुनाव आयोग का कार्य नहीं है। बाकी एलोकेशन है सिंबल्स, कौन सी पार्टी को कौन सा सिंबल मिलेगा चुनाव का, वो भी आपका चुनाव आयोग ही डिसाइड करता है। प्रिलिमिनरी वैलिडिटी ऑफ द इलेक्शंस, यानी कि चुनाव की जो वैधता होती है उसके ऊपर निपटारा भी आपका चुनाव आयोग ही करता है। और शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव करवाने का कार्य भी आपका चुनाव आयोग का ही होता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगले सवाल पे क्या पूछा है, भारतीय राष्ट्रपति पर महाभियोग एक क्या है, यानी कि इम्पीचमेंट ऑफ इंडियन प्रेसिडेंट इज अ जुडिशियल प्रोसेस, यानी कि न्यायिक प्रक्रिया है महाभियोग, या फिर अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है, क्वासी जुडिशियल है, लीगल प्रोसेस है यानी कि वैधानिक प्रक्रिया है, या फिर आपका क्वासी लीगल प्रोसेस है यानी कि अर्ध वैधानिक प्रक्रिया है। तो हम जब है ना प्रेसिडेंट को इम्पीच करते हैं, प्रेसिडेंट के ऊपर महाभियोग लगाते हैं, तो ये एक आपकी अर्ध न्यायिक प्रक्रिया होती है, एक आपकी क्वासी जुडिशियल प्रोसेस होता है। ठीक है, जुडिशियल प्रोसेस सिर्फ और सिर्फ जुडिशरी, सिर्फ और सिर्फ न्यायपालिका का इसमें कोई रोल नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ वैधानिक प्रोसेस भी नहीं होता है और क्वासी लीगल भी नहीं होता है, क्वासी वैधानिक भी नहीं होता है, अर्ध वैधानिक भी नहीं होता है, पर ये अर्ध न्यायिक प्रक्रिया होती है। ठीक है, अब हम प्रेसिडेंट का जो है ना इम्पीचमेंट करते हैं वो कौन से आर्टिकल से लिखा हुआ है, कौन से आर्टिकल में लिखा हुआ है, ये मेरा आपसे क्वेश्चन है, मुझे कमेंट करके बताना। और मुझे ये भी बताना कि प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट जो हम करते हैं वो हम कौन से मेथड से करते हैं। ठीक है, कौन से मेथड से करते हैं, मैं आपको 2 ऑप्शन देती हूँ। पहला ऑप्शन तो है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम से हम करते हैं, या फिर दूसरा है आपका सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम से करते हैं, यानी कि सीक्रेट बैलेट से करते हैं। तो मेरा आंसर जो है दोनों ही क्वेश्चन की मुझे कमेंट करके जरूर से बताना, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगले सवाल पे क्या पूछा है, राष्ट्रपति और राज्यपाल की क्षमा शक्तियों के संबंध में निम्नलिखित बयानों में से कौन सही है। अब आपसे सही है वो पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द पार्डन पावर ऑफ प्रेसिडेंट एंड गवर्नर। गवर्नर और आपके जो प्रेसिडेंट होते हैं इनके पास में जो पार्डनिंग पावर होती है उसको लेकर कौन सा कथन सही है, यानी कि आपके है ना राज्यपाल और आपकी है ना जो राष्ट्रपति होते हैं उनके पास में जो क्षमा शक्तियां होती है उसको लेकर कौन सा कथन सही है, वो आपसे यहाँ पे पूछा है।
सबसे पहले बोला है प्रेसिडेंट कैन नॉट पार्डन कोर्ट मार्शल सेंटेंस बट द गवर्नर कैन, यानी कि राष्ट्रपति कोर्ट मार्शल द्वारा दिए गए दंडों को क्षमा नहीं कर सकता है पर राज्यपाल जो है वो उनको क्षमा कर सकता है। फिर दूसरा बोला है राष्ट्रपति मृत्यु दंडों को क्षमा कर सकता है जबकि राज्यपाल नहीं कर सकता है, यानी कि प्रेसिडेंट जो है वो डेथ सेंटेंस को पार्डन कर सकता है पर गवर्नर नहीं कर सकता है। थर्ड ऑप्शन क्या बोला है प्रेसिडेंट कैन नॉट पार्डन डेथ सेंटेंस बट गवर्नर कैन, यानी कि राष्ट्रपति जो है वो मृत्यु दंड को क्षमा नहीं कर सकता है पर राज्यपाल कर सकता है। और फोर्थ ऑप्शन क्या बोला है राष्ट्रपति और राज्यपाल दोनों कोर्ट मार्शल द्वारा दिए गए मृत्यु दंडों को क्षमा कर सकते हैं, यानी कि प्रेसिडेंट और गवर्नर दोनों ही मार्शल डेथ सेंटेंसेस को क्षमा पार्डन कर सकते हैं, क्षमा कर सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, इसका करेक्ट आंसर होगा कि राष्ट्रपति जो है वो डेथ सेंटेंस को पार्डन कर सकते हैं पर गवर्नर नहीं कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, अब पार्डनिंग पावर जो है वो हमारे प्रेसिडेंट की और गवर्नर की यानी कि राष्ट्रपति की और राज्यपाल की पार्डनिंग पावर क्षमा शक्तियां जो है वो कौन से अनुच्छेद में बताई हुई है वो मुझे आप कमेंट करके बताना। ठीक है, अब क्षमा शक्तियां क्या होती है, क्षमा शक्तियां होती है कि अगर किसी इंसान को कोई दंड मिला है तो राष्ट्रपति और राज्यपाल अगर चाहते हैं तो वो उस दंड को क्या कर सकते हैं, क्षमा करवा सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे है ना कोई भी केस में आपका राष्ट्रपति और राज्यपाल जो है वो क्षमा कर सकते हैं, लेकिन डेथ सेंटेंस ऐसा है अगर किसी को मृत्यु दंड मिल गया है ना, तो मृत्युदंड के केस में जो प्रेसिडेंट है इनके पास भी क्षमा करने की शक्तियां हैं कि भाई नहीं इसको मृत्युदंड नहीं मिलेगा, पर राज्यपाल के पास में ये क्षमा शक्तियां जो है वो नहीं है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या पूछा था कौन सा करेक्ट है, तो यही आपका करेक्ट है कि भाई प्रेसिडेंट के पास में तो मृत्युदंड की क्षमा शक्तियां हैं पर राज्यपाल के पास में नहीं है। बाकी कोई भी आपका करेक्ट नहीं है कि प्रेसिडेंट कैन नॉट पार्डन कोर्ट मार्शल सेंटेंस, ये भी आपका गलत है। प्रेसिडेंट कैन नॉट पार्डन डेथ सेंटेंस, तो प्रेसिडेंट के पास में तो ये शक्तियां हैं, तो ये भी गलत हो जाएगा। और बोला कि प्रेसिडेंट और राज्यपाल दोनों ही मार्शल सेंटेंस को है ना पार्डन कर सकते हैं, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड, यहाँ पे 4 आपको कथन दिए हुए हैं, पूछा है कि कौन सा इनमें से करेक्टली मैच्ड नहीं है। तो बोला है कि 42 जो संविधान हुआ, जो आपका है ना संशोधन हुआ था उसमें मौलिक कर्तव्य आए थे क्या, फिर आपका 52वां संशोधन जो हुआ था उसमें एंटी डिफेक्शन लॉ आए थे, फिर आपका 73rd वाला जो है ना संशोधन हुआ था उसमें पंचायती राज आया था, और आपका 84th वाला जो संशोधन हुआ था उसमें केंद्र राज्य संबंध यानी कि सेंटर स्टेट रिलेशंस आए थे क्या। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 जो है इसका करेक्ट आंसर है। ये सही संबंध नहीं है, यानी कि ये सही ढंग से मैच नहीं है। 42nd अमेंडमेंट में आपके फंडामेंटल ड्यूटीज यानी कि मौलिक कर्तव्य आए थे, बिल्कुल सही है। 1976 में ये आपका संशोधन हुआ था। 52 जो आपका है ना संशोधन हुआ था, आपका है ना 52वां जो संशोधन हुआ था उसके अंदर दल बदल निरोधक कानून आया था, एंटी डिफेक्शन लॉ आया था, ये भी बिल्कुल सही है। 73rd वाला जो संशोधन हुआ था उसमें पंचायती राज आए थे, ये भी बिल्कुल आपका कथन सही है, जो कि 1993 में आया था। ठीक है, पर 84th वाला संशोधन के टाइम पे सेंटर स्टेट रिलेशन आए थे, ये बिल्कुल गलत कथन है। तो ऑप्शन नंबर डी इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे, राज्य की नीति निर्देशक तत्व के विषय में क्या सत्य है। व्हाट इज ट्रू अबाउट द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी। ये न्याय योग्य नहीं है, ये नॉट जस्टिशिएबल है, ये न्याय योग्य है यानी कि ये जस्टिशिएबल है। दोनों कथन है या फिर दोनों कथन सत्य नहीं है। आपको बताना है कि डीपीएसपी को लेकर आपके नीति निर्देशक तत्व को लेकर कौन सा कथन यहाँ पे सत्य है। तो नीति निर्देशक तत्व जो होते हैं वो न्याय योग्य नहीं होते हैं, ये नॉट जस्टिशिएबल होते हैं। जस्टिशिएबल होते हैं नहीं, दोनों भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर है। जो आपके डीपीएसपी होते हैं वो न्याय योग्य नहीं होते हैं, लेकिन फंडामेंटल ड्यूटीज जो है वो एनफोर्सिएबल, वो जस्टिशिएबल होते हैं, वो न्याय योग्य होते हैं। अब न्याय योग्य का मतलब क्या है, यहाँ पे न्याय योग्य का मतलब होता है कि आपके फंडामेंटल राइट्स जो है, आपके मौलिक अधिकार जो दिए हुए हैं हमारे भाग 3 के अंदर, उसमें क्या बताया हुआ है, अगर राज्य फंडामेंटल राइट्स का हनन करता है, अगर आपका गवर्नमेंट, अगर आपकी सरकार, अगर आपका राज्य जो है वो किसी भी इंसान के मौलिक कर्तव्य का है ना हनन करता है, फंडामेंटल है ना मौलिक अधिकारों का हनन करता है, फंडामेंटल राइट्स का अगर हनन करता है, तो वो इंसान जो है वो कोर्ट में जा सकता है, या फिर राज्य के खिलाफ, या फिर किसी भी इंसान ने अगर किसी के भी है ना फंडामेंटल राइट्स का हनन किया है तो उस इंसान के खिलाफ या फिर राज्य के खिलाफ हम जाके कोर्ट में कंप्लेन कर सकते हैं कि मेरे ये मौलिक अधिकार जो है वो हनन हो रहा है, मेरे ये जो फंडामेंटल राइट्स है उसका एक्सप्लॉयटेशन यानी कि वायलेशन हो रहा है। ठीक है, पर डीपीएसपी के केस में ऐसा नहीं है। अगर डीपीएसपी आपको दिए हुए हैं भाग 4 के अंदर आपके नीति निर्देशक तत्व बताए हुए हैं, तो क्या नीति निर्देशक तत्व अगर हनन होते हैं तो क्या राज्य के या फिर किसी इंसान के खिलाफ आप कोर्ट में जा सकते हो? वो नहीं जा सकते हो। क्यों? क्योंकि फंडामेंटल राइट्स जो है वो तो आपके कॉन्स्टिट्यूशन में दिए हुए हैं कि हर इंसान को फंडामेंटल राइट्स तो मिलेंगे ही मिलेंगे, मौलिक अधिकार
अधिकार मिलेंगे ही मिलेंगे। पर जो डीपीएसपी है, जो नीति निर्देशक तत्व है, ये कोई मैंडेटरी नहीं है कि हर इंसान या फिर हर राज्य जो है, डीपीएसपी क्या है, डीपीएसपी है कि ऐसे प्रिंसिपल हैं जो राज्य को अपनाने हैं, अपने स्टेट के अंदर, सरकार को अपने राज्य के अंदर अपनाने हैं, ताकि जो राज्य है वो सुचारू रूप से अच्छे तरीके से उसका है ना एडमिनिस्ट्रेशन जो है, वो प्रशासन जो है वो अच्छे ढंग से चल सके, राज्य का विकास हो सके। वो प्रिंसिपल जो है वो बताए हुए हैं आपके भाग 4 में, और उन प्रिंसिपल को क्या बोलते हैं, नीति निर्देशक तत्व, यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। अब राज्य अगर चाहे तो उन निर्देशकों को, उन नीति निर्देशक तत्वों को लगा भी सकता है, चाहे तो नहीं भी लगा सकता है, ये कोई मैंडेटरी नहीं है। या फिर नीति निर्देशक तत्व अगर आपके कहीं पे हनन भी होते हैं तो आप इसके खिलाफ कोर्ट में जाके नहीं बोल सकते हो कि ये मेरे जो है ना नीति निर्देशक तत्व जो है वो हनन हो रहे हैं, ठीक है। तो ये नॉट जस्टिसेबल है, ये है ना न्याय योग्य नहीं है। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 6th क्वेश्चन पे। क्या पूछा है, भारतीय संविधान में अनुच्छेदों की संख्या कितनी है, आर्टिकल्स कितने हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, 395, 546, 392 या फिर 445। तो आज की डेट में तो काफ़ी सारे आर्टिकल्स जो है वो आपके चेंज हो चुके हैं। तो आपको जब भी आप एग्जाम देने के लिए जाओगे तो आपको ये लेटेस्ट चेक कर लेना है कि भाई आपके कितने अनुच्छेद हैं, कितने भाग हैं, कितने संशोधन हुए हैं, ये सारी चीज़ें आपको लेटेस्ट वाली पढ़नी है। ये तो हो सकता है कि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन हो तो उसमें उसके अकॉर्डिंग आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। वैसे इसका आंसर यहाँ पे 395 दिया हुआ है, तो ये आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन हो सकता है, क्योंकि आज जो आर्टिकल्स हैं वो काफी, उनकी जो संख्या है वो काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। तो आज के टाइम पे जो आर्टिकल्स हैं आप उसको देख के चले जाना। इसका आंसर आपके बुक में डी ऑप्शन बताया हुआ है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्या पूछा है, भारतीय संविधान की कौन सी धारा भारतीय नागरिकता को स्पष्ट करती है, विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक्सप्लेन्स द इंडियन सिटीजनशिप, यानी कि सिटीजनशिप से जुड़ा हुआ आर्टिकल कौन सा है। आर्टिकल है ना 333 से लेकर 337 तक, आर्टिकल 17 से लेकर 20 तक, आर्टिकल 5 से 11 या फिर आर्टिकल 1 से 40। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट आंसर क्या है, आर्टिकल नंबर 5 से 11 जो है, धारा 5 से 11 जो है वो आपके सिटीजनशिप यानी कि नागरिकता को स्पष्ट करती है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 8th क्वेश्चन पे क्या पूछा है, माउंट बैटन प्लान वाज बेस्ड ऑन, जो आपका माउंट बैटन प्लान आया था, जो योजना आई थी आपकी माउंट बैटन, वो किस पे बेस्ड था, ब्रिटिश शासन की निरंतरता पर बेस्ड था, कंटिन्यूटी ऑफ ब्रिटिश रूल पे बेस्ड था, सत्ता के हस्तांतरण पर, ट्रांसफर ऑफ पावर पर बेस्ड था, देश के विभाजन का यानी कि डिवीजन ऑफ कंट्री पे बेस्ड था, या फिर सोल्यूशन टू कम्युनल इश्यूज यानी कि सांप्रदायिक समस्या के निवारण पर बेस्ड था। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डिवीजन के विभाजन यानी कि देश के विभाजन के ऊपर बेस्ड था, डिवीजन ऑफ कंट्री के ऊपर बेस्ड था। लॉर्ड माउंट बैटन आए थे आपके, है ना, लॉर्ड माउंट बैटन जो है वो 3 जून प्लान लेकर आए थे, ठीक है। 3 जून प्लान आया था आपका कब, 1947 के अंदर, 1947 में आपका 3 जून प्लान आया था, जिसके तहत ये कहा था कि अब हम ब्रिटिशर्स जो है वो इंडिया को छोड़ देंगे, भारत को छोड़ देंगे, अब हम तुमको आज़ाद कर देंगे। और इसके तहत क्या हुआ था, इंडिया और पाकिस्तान जो है वो 2 अलग अलग देश जो है वो बट गए थे। तो क्या था, देश का विभाजन के ऊपर बेस्ड था, डिवीजन ऑफ कंट्री के ऊपर बेस्ड था। ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर, ठीक है। ना ही ब्रिटिश शासन की निरंतरता के ऊपर बेस्ड था, ना ही सत्ता के हस्तांतरण के ऊपर बेस्ड था, और ना ही सांप्रदायिक समस्या के निवारण के ऊपर बेस्ड था। तो ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 9th क्वेश्चन की तरफ। अगला सवाल क्या पूछा है, हु वाज द फर्स्ट लॉ मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, स्वतंत्र भारत के पहले जो कानून मंत्री थे, लॉ मिनिस्टर जो थे वो कौन थे, वो आपको यहाँ पे चूज करके बताना है। BN राव थे, अंबेडकर जी थे, अब्दुल कलाम आजाद थे, या फिर आपके है ना जगजीवन राम थे। तो लॉ मिनिस्टर कौन थे, लॉ मिनिस्टर थे आपके अंबेडकर जी। ऑप्शन नंबर बी जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। लॉ मिनिस्टर कौन थे, अंबेडकर जी जो है वो आपके पहले इंडिपेंडेंट इंडिया के, यहाँ पे पूछा है स्वतंत्र भारत के लॉ मंत्री कौन थे, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है वो आपके स्वतंत्र भारत के लॉ मंत्री थे। ऑप्शन नंबर बी जो करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। क्या पूछा है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा स्थापित अंतिम है ना राजनीतिक दल था, यानी कि लास्ट पॉलिटिकल पार्टी फाउंडेड बाय BR अम्बेडकर। BR अम्बेडकर जो है आपके भीमराव अम्बेडकर जी, इन्होंने लास्ट पॉलिटिकल पार्टी जो फाउंड करी थी वो क्या थी, इंडिपेंडेंट लिबर पार्टी, रिपब्लिकन पार्टी, दलित पैंथर, या फिर ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरल। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरल इनकी लास्ट पॉलिटिकल पार्टी थी जो इन्होंने फाउंड करी थी। अब ये कौन से साल में फाउंड करी थी वो मुझे आप कॉमेंट करके यहाँ पे जरूर से बताना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 11th क्वेश्चन की तरफ। 11th क्वेश्चन क्या पूछा है, महात्मा गांधी फाइनली विड्रू नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट ड्यू टू, महात्मा गांधी द्वारा असहयोग आंदोलन को अंततः वापस ले लिया गया था, क्यों लिया गया था, पार्टी के दिशा निर्देशों पर, यानी कि ऑन दी डायरेक्शंस ऑफ पार्टी ने डायरेक्शन दी थी कि भाई आपका जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चल रहा है उसको वापस ले लो, और इसलिए गांधी जी ने वापस ले लिया था, या फिर
है ना चोरी चोरा जो आपका है ना विवाद हो गया था उसकी वजह से, चोरी चोरा जो इंसिडेंट हो गया था उसकी वजह से वापस ले लिया था। ब्रिटिश सरकार के साथ शांतिपूर्ण समाधान होने पर उसको वापस ले लिया था ड्यू टू पीसफुल सेटलमेंट विद द ब्रिटिश गवर्नमेंट, की भी ब्रिटिश सरकार के साथ में शांतिपूर्ण हमारा जो एग्रीमेंट है, जो समाधान है वो हो चुका है, तो इसलिए क्या मूवमेंट को वापस ले लिया था, या फिर सरकार द्वारा है ना दमनकारी कार्रवाई होने के कारण, यानी कि ड्यू टू रिप्रेसिव एक्शन बाय द गवर्नमेंट, है ना सरकार ने दमनकारी कार्रवाई करी थी, इसकी वजह से उन्होंने अपना मूवमेंट जो है वो वापस ले लिया था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, और क्वेश्चन नंबर 11 जो है इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो है ये इन्होंने वापस क्यों लिया था, सरकार द्वारा दमनकारी कार्रवाई होने की वजह से इन्होंने जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो है उसको वापस ले लिया था गांधी जी ने। ऑप्शन नंबर डी इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 12th क्वेश्चन पे क्या पूछा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने करी थी, हु प्रिसाइड्स ओवर द फर्स्ट सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस, कांग्रेस का जो पहला सेशन हुआ था उसको प्रिसाइड किसने किया था, ए ओ ह्यूम ने, डब्ल्यू सी बनर्जी ने, कादम्बिनी गांगुली ने, या फिर आपका आनंद मोहन बोस ने। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका, आपका डब्ल्यू सी बनर्जी जो है इन्होंने करी थी आपकी कांग्रेस की पहले सेशन की अध्यक्षता, किसने करी थी, डब्ल्यू सी बनर्जी ने करी थी। ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछा है, अ मैन कैन फॉरगेट द डेथ ऑफ हिज फादर बट नॉट लॉस ऑफ हिज पैट्रिमोनी, हु सेड दिस, यानी कि एक व्यक्ति अपने पिता की मृत्यु को भूल सकता है परंतु पैतृक संपत्ति की हानि को नहीं भूल सकता, ये कथन किसने कहा है, काफी फेमस कथन है ये, मैकियावेली ने कहा है, हॉब्स ने कहा है, लेनिन ने कहा है, या फिर माओ ने कहा है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये कथन आपके मैकियावेली जो है वो कहते हैं। मैकियावेली क्या कहते हैं, मैकियावेली जो है वो ये कहते हैं कि एक इंसान जो है वो है ना अपने पिता की डेथ को भी भूल सकता है पर उसकी संपत्ति अगर चली जाती है तो उसको भी नहीं भूल सकता, यानी कि मैकियावेली यहाँ पे इंसान का जो नेचर बताया है वो कैसा बताया है, मैकियावेली ने खराब बताया है, वैसे ही हॉब्स ने भी इंसान का नेचर कैसा बताया है, खराब बताया है। तो इन दोनों से ही जुड़ा हुआ ये कथन हो सकता है। मैकियावेली क्या कहते हैं, मैकियावेली कहते हैं कि एक इंसान जो है वो अपने फादर की डेथ को भी भुला सकता है पर अगर उसकी संपत्ति चली जाती है, अगर उसकी प्रॉपर्टी का लॉस हो जाता है तो उसको नहीं भुला सकता है, इतना ज्यादा लालची होता है इंसान। तो ऑप्शन नंबर ए इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, सवाल क्या पूछा है, भारत में सामाजिक आंदोलनों के संदर्भ में गैर दलीय राजनीतिक संरचना का विचार है ना प्रस्तुत करने वाले विद्वान कौन थे, यानी कि इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अ सोशल मूवमेंट इन इंडिया हु प्रपोज द आइडिया ऑफ नॉन पार्टी पॉलिटिक्स स्ट्रक्चर, नॉन पार्टी पॉलिटिक्स स्ट्रक्चर के बारे में किसने बात करी थी, गैर दलीय राजनीतिक संरचना के बारे में किसने बात करी थी, रजनी कोठारी ने, घनश्याम शाह ने, योगेंद्र यादव ने, या फिर आपका अमिता है ना बाविष्कर ने। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, रजनी कोठारी जो है इन्होंने बात करी थी नॉन पार्टी पॉलिटिक्स की, गैर दलीय भारतीय संरचना की बात जो है वो आपकी रजनी कोठारी जी करते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 15th क्वेश्चन पे। 15th क्वेश्चन क्या पूछा है, नीचे दो कथन दिए हुए हैं, एक आपका है ना अभिकथन है, एक कारण है, आपको चूज करके बताना है कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो सबसे पहले हम चलते हैं अभिकथन की तरफ। अभिकथन क्या बोला है, एम एन रॉय ने मार्क्स के इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या को सही है ना स्वीकार नहीं किया है, एम एन रॉय डिड नॉट एक्सेप्ट मार्क्स मटीरियलिस्टिक इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री। और दूसरा रीजन क्या बोला है, इसमें है ना निर्धारणवाद और आदर्शवाद का तत्व था, इट कंटेन्ड एलिमेंट ऑफ डिटर्मिनिज्म एंड आइडियलिज्म। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर आपसे पूछा है कि दोनों कथन सही है या फिर दोनों कथन गलत है, वो आपको यहाँ पे चूज करके बताना है। तो इसका दोनों ही कथन सही है और इसकी व्याख्या भी सही है। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कैसे करेक्ट है, जो कार्ल मार्क्स ने अपना यहाँ पे है ना थ्योरी दी है, तो मार्क्स की थ्योरी को जो एम एन रॉय है वो एक्सेप्ट नहीं करते हैं, क्योंकि कार्ल मार्क्स तो मटीरियलिस्टिक चीजों की बात करते हैं, भौतिकवादी चीजों की बात करते हैं कि भाई जो पूरा आपके है ना समाज चल रहा है वो भौतिकवादी चीजों के ऊपर ही चल रहा है, जैसा आपका है ना लोगों के पास में है ना भौतिकवादी चीजें होंगी उसके अकॉर्डिंग ही आपका समाज जो है वो डेवलप करेगा। बेस एंड सुपर स्ट्रक्चर का मॉडल जो है वो यहाँ पे आपके कार्ल मार्क्स देते हैं कि जैसा बेस होगा वैसा ही सुपर स्ट्रक्चर होगा आपका। लेकिन इस चीज को एम एन रॉय जो है वो एक्सेप्ट नहीं करते हैं। एम एन रॉय कहते हैं कि जरूरी नहीं कि सारी चीजें आपकी मटीरियलिस्टिक है ना आधार पे ही काम करेगी। ठीक है, ये सारी चीजें जो है वो इसमें निर्धारणवाद था, इसमें आदर्शवाद था, इसलिए है ना एम एन रॉय ने क्या करा था, इस चीज को है ना एक्सेप्ट नहीं करा था। कार्ल मार्क्स की जो मटीरियलिस्टिक इंटरप्रिटेशन थी हिस्ट्री की उसको एक्सेप्ट नहीं करा था। ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही आंसर हो जाएगा कि बोथ ए एंड आर ट्रू एंड करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, यानी कि दोनों कथन आपके सही है और इसकी व्याख्या भी बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। क्या पूछा है 16th क्वेश्चन, पॉलिटिकल साइंस लाइज बिटवीन हिस्ट्री एंड पॉलिटिक्स बिटवीन द है ना पास्ट एंड द प्रेजेंट। ये कथन किसका है,
राजनीतिक शास्त्र इतिहास एवं राजनीति के बीच स्थित है ना, अतीत एवं वर्तमान के है ना बीच है। तो मतलब आपका जो पॉलिटिकल साइंस जो है वो हिस्ट्री एंड पॉलिटिक्स के बीच रहता है, पास्ट एंड प्रेजेंट के बीच है। तो ये कथन जो है वो किसका है? ये कथन आपका ब्रीस का है, ये कथन आपके है ना पी जैन का है, अलेक्जेंडर टॉक्यूविली का है, या फिर आइवर ब्राउन का है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ये कथन आपका ब्रीस का है। ऑप्शन नंबर ए इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पे चलते हैं। क्या पूछा है? इन व्हाट फॉर्म महात्मा गांधी इंटरप्रेट हिज आइडियोलॉजी, यानी कि गांधी ने अपनी व्याख्या, अपनी जो है ना आइडियोलॉजी है उसकी व्याख्या किस रूप में करी है? लॉजिकल और फिलोसॉफिकल एनार्किस्ट, यानी कि ये आपके है ना अराजकतावादी थे, या फिर ये एक स्वतंत्रवादी, या फिर सामाजिक लोकतंत्रवादी, या फिर सामाजिक उदार चेतावादी, यानी कि सोशल लिबरलिस्ट के फॉर्म में करी थी। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ये क्या थे? एनार्किस्ट थे। गांधी जी जो है वो एनार्किस्ट थे। एनार्किस्ट यानी कि अराजकतावादी थे। अराजकतावादी कौन होते हैं? वो होते हैं जो कि राज्य को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। वो कहते हैं कि राज्य की वजह से ये सारी चीजें हो रही है। तो गांधी जी जो है वो भी यही कहते हैं कि राज्य की वजह से ये सारी जो है ना चीजें हो रही है समाज में, वो राज्य की वजह से ही हो रही है, राज्य जो है वो नहीं होना चाहिए। लेकिन भीमराव अंबेडकर जो है वो क्या बोलते हैं? वो बोलते हैं कि नहीं, राज्य होना चाहिए। राज्य होगा तो लोगों को है ना आगे डेवलपमेंट में हेल्प करेगा, लोगों का आगे विकास होगा, समाज का विकास होगा, सोसाइटी का विकास होगा। पर गांधी जी जो है वो एनार्किस्ट विचारधारा से बिलोंग करते थे, एनार्किस्ट आइडियोलॉजी के थे, है ना, अराजकतावादी थे। वो कहते थे कि नहीं, राज्य जो है वो नहीं होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला सवाल आपसे क्या पूछा है? कौटिल्यस अर्थशास्त्र इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट। कौटिल्य की जो अर्थशास्त्र है वो कौन से विषय से जुड़ी हुई है? इकोनॉमिक्स से जुड़ी हुई है, पॉलिटिकल साइंस से जुड़ी हुई है, सोशियोलॉजी से जुड़ी हुई है, या फिर आपकी नन ऑफ द अबव से जुड़ी हुई है? तो सबको पता है हम पॉलिटिकल साइंस में पढ़ रहे हैं, तो राजनीतिक शास्त्र से ही जुड़ी हुई है। इकोनॉमिक्स इसका नाम लिखता है ना, अर्थशास्त्र लिखा हुआ है, तो लोगों को लगता है कि ये अर्थशास्त्र यानी कि इकोनॉमिक्स से जुड़ी हुई है, पर इसमें इकोनॉमिक्स की बातें नहीं बताई हुई है। इसमें आपकी पॉलिटिकल साइंस की बातें बताई हुई है कि एक राज्य जो है आपका, जो विजयगिशु जो है, जो किंग है आपका विजयगिशु, उसको किस प्रकार से काम करना चाहिए, एक राज्य अपने आसपास के अड़ोसी पड़ोसी देशों के साथ में कैसे संबंध बनाएगा, षड्गुण नीतियां क्या होनी चाहिए आपकी, कैसे आपको युद्ध करने हैं, ये सारी चीजें जो है वो आपके अर्थशास्त्र में बताई हुई है। ये आपकी पॉलिटिकल साइंस से जुड़ी हुई है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे आज के क्वेश्चन थे जहां पे हमने टोटल 18 क्वेश्चन को सॉल्व करे। आई होप आपको सारे क्वेश्चन जो है वो अच्छे लगे होंगे, आपको सारे क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन जो है वो अच्छा लगा होगा। ये हमारे आज के क्वेश्चन थे। जितने क्वेश्चन आपके करेक्ट होते हैं मुझे कमेंट करके जरूर से बताना। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करके मुझे जरूर से बताया करो आपको वीडियोस कैसी लग रही है। मेरे टेलीग्राम चैनल को याद से ज्वाइन कर लेना। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।